दोस्तों, कई बार इंसान को अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कमाने के लिए बाहर किसी शहर में जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कई बार उस इंसान के साथ में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसे वो कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं पाता। कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसकी फैमिली को शायद उस इंसान का चेहरा देखने का नसीब भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है कमलेश के साथ में, जिसे वो आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि स्टोरी को अंत तक जरूर देखें। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज की स्टोरी हमारे साथ कमलेश ने शेयर की है। कमलेश बेसिकली एक हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो कमलेश के खुद के साथ में ही हुआ है। कमलेश की फैमिली में कमलेश के पिताजी थे, उसकी मम्मी थी, उसकी छोटी सिस्टर थी। कमलेश अपने 12th क्लास में पढ़ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। उसकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाती है और जो उसके पापा थे वो थोड़ी बहुत कोई गांव में ही मजदूरी वगैरह किया करते थे। गरीब सी इनकी फैमिली थी, इतनी अच्छी खासी फैमिली नहीं थी पैसों के मामले में। ऐसे अपना ये गुजारा कर रहे थे कि अचानक इनकी पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लग जाती है। धीरे धीरे वो तबीयत ख़राब होते होते एक दिन इनके पापा की डेथ हो जाती है, उनकी सांसें बंद हो जाती हैं, अंतिम समय उनका आ जाता है। उसके बाद में कमलेश और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है। लेकिन अब कमलेश के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उसकी माँ है जो कुछ कर नहीं सकती, इतना थोड़ा बहुत उनकी खेती बाड़ी थी, उससे वो खाने पीने के लिए तो कर लेते थे। लेकिन बाकी का जो खर्चा है, घर में बहुत से खर्चे हो जाते हैं, जैसे कोई बीमार हो गया। और उसकी छोटी सिस्टर थी जिसको उसकी शादी भी करनी थी, खुद की भी शादी करनी थी। इस चक्कर में अब सारी जो जिम्मेदारी थी वो कमलेश के ऊपर आ जाती है। कमलेश ने 12th पास कर ली थी, लेकिन गाँव में उसको कोई जॉब वहाँ पे ऐसी मिल नहीं रही थी कि गांव में ही जॉब लग जाए। तो उसको जॉब के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना था, शहर की तरफ। तो वो प्लान करता है कि मैं शहर जाऊँगा, शहर में कोई जॉब ढूंढूंगा और वहाँ पे अगर जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। छोटे की भी मैं शादी कर सकता हूँ और घर का खर्चा है वो भी आराम से चल जाएगा। तो वो थोड़े बहुत कुछ पैसे अपने घर से जो थे थोड़े बहुत लेके और शहर की तरफ निकलता है। शहर में जाके वो एक सस्ता सा रूम देखता है और उसको ऐसा रूम एक मिल भी जाता है। उस रूम में वो सारा अपना सामान वगैरह सेट करता है, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें लाता है और अपनी बहन और अपनी माँ को कॉल करके उनको सारी चीज़ें बताता है कि रूम मेरे को मिल गया है, इस लोकेशन पे रूम है। वो एड्रेस वगैरह जो भी है उनको अपनी मम्मी को और बहन को बता देता है। सब कुछ उसने सेट कर लिया था। अब दूसरे दिन से वो शहर में बाहर निकलता है जॉब ढूंढने के लिए। सुबह वो निकलता है, बहुत सी जगह वो ट्राई मारता है जॉब के लिए, बहुत सी जगह इंटरव्यू वगैरह देता है, लेकिन उसको जॉब मिलती नहीं है। उसके दिमाग में अब टेंशन होने लग गई थी कि यार जॉब मिल नहीं रही, बहुत ही ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर जॉब नहीं मिली तो घर पे पैसे कैसे भेजूंगा, घर खर्चा कैसे चलेगा, छोटे की शादी कैसी होगी। बहुत सी ऐसी टेंशन उसके दिमाग में आ रही थी। कैसे न कैसे करके धीरे धीरे समय कटता जा रहा था। उसका डेली का यही रूटीन था। वो सुबह अपने रूम से निकलता, पूरे शहर में जॉब की तलाश में निकलता, लेकिन जॉब उसे मिल नहीं रही थी। शाम को वो अपने रूम पे आ जाता, बहुत ही निराश हो जाता। अच्छा, उसके रूम के सामने एक खुला एरिया सा था, उसे आप गार्डन भी बोल सकते हैं। तो उस गार्डन में वो शाम को करीबन 9-10 बजे के आसपास वहाँ जाता और वहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठता था। दिमाग में वो स्ट्रेस उसके रहा करता था, वो टेंशनें उसके चलती रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय चलता रहा। करीबन 15 दिन का उसे समय निकल गया, लेकिन जॉब उसे मिली नहीं अभी तक। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ पे उसने ट्राई किया, लेकिन कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिली। एक रात की बात है, वो अपने रूम पे आता है और वो अपना थोड़ा बहुत खाना पीना खा के उसी गार्डन के अंदर जाके बैठ जाता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा था कि 15 दिन उसको हो गए हैं शहर में आए हुए, अभी भी उसको जॉब नहीं मिली है। घर वालों को वो डेली कॉल किया करता था। उसकी बहन और उसकी माँ उससे पूछा करते थे कि बेटा कोई जॉब मिली, तो वो उनको यही कहा करता था कि मैंने इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, बहुत ही जल्द मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है। तो वो उनको ऐसा ही बोला करता, क्योंकि वो उनको अपनी जो सच्चाई थी वो नहीं बता सकता था। वो खुद कितना परेशान चल रहा था, अपनी परेशानी वो उनको नहीं बताना चाहता था, वो उनको परेशान नहीं करना चाहता था। कि एक रात वो उस गार्डन में बैठा था, करीबन 11:30 बजे के आसपास का समय हो गया।
जो उस गार्डन में और भी आसपास के लोग, जो सोसाइटी वाले लोग थे, वो भी घूमने के लिए आया करते थे। वो करीबन 9-10 बजे के समय के बाद में वो अपने अपने घर पे चले जाया करते थे। आज वो बिल्कुल अकेला बैठा था, बहुत ही निराश बैठा था। दिमाग में उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह भर गया था, टेंशनें होने लग गई थी कि ऐसे कैसे काम चल पाएगा। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा था एक बेंच पर उस गार्डन में कि अचानक उसको एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई रो रहा है। और वो आवाज़ किसी लड़की की आ रही थी, जैसे कोई लड़की रो रही है। वो ध्यान से सुनता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको पता चलता है उसके सामने एक पेड़ है, बहुत सा बड़ा सा, उसके पीछे से वो आवाज़ आ रही है। वो थोड़ा सा डर जाता है अंदर कि इतनी रात को कोई लड़की यहाँ पे क्या कर रही है जो रो रही है। वो अपनी बेंच से खड़ा होता है। कितनी देर में एक ज़ोर से आवाज़ आती है। जब वो देखता है उस आवाज़ की तरफ, तो वहाँ पर देखता है किसी ने अपना वहाँ पे मोबाइल फेंका है और उस मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो उसने सोचा कि शायद कोई लड़की है जो परेशान है, उसने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया है। जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ जाता है, आगे बढ़ता है, जैसे वो उस पेड़ के पास में पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे एक लड़की बैठी है और रो रही है। तो वो सोचता है कि शायद इसी ने ये फ़ोन फेंका है, इसकी वजह से फ़ोन भी टूट गया है, शायद हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसके पास में जाता है। ऐसे तो वो किसी से वहाँ पर बातें नहीं किया करता था, लेकिन वो परेशान लग रही थी, उसको ऐसा लगा अंदर से कि बातें करनी चाहिए। तो वो उसके पास जाता है और बोलता है कि सुनिए, कौन हो आप, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की थी, वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ रोए जा रही थी कंटिन्यू। कमलेश उसको फिर से बोलता है कि क्या हो गया, आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्यों रो रहे हो आप, चुप हो जाओ। लेकिन वो लड़की उसको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी कंटिन्यू। कमलेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कमलेश ने उसको फिर बोला कि देखो, रात बहुत हो चुकी है, यहाँ पे रुकना आपका सेफ नहीं है, मेरे को आप अपना घर बता दीजिए, मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत चल रही है आपको। ऐसा सुनते ही वो लड़की बोलती है कि मेरे को घर पे नहीं जाना। रोते रोते बोल रही थी कि मेरे को घर पे नहीं जाना, मेरे घर का नाम भी नहीं लेना, घर वालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को सिर्फ मरना है। कमलेश ऐसा सुन के घबरा जाता है कि ऐसे कैसे बोल रही है लड़की, मरने का नाम ले रही है। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में, उसकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन उसने कभी मरने का नहीं सोचा। इस लड़के के साथ में ऐसा क्या हो गया जो ये मरने की बातें कर रही है। तो कमलेश उसको बोलता है कि देखो, आप ऐसी बातें मत करो, क्या हो गया आपके साथ में, मेरे को बताओ। लेकिन वो लड़की उसको कुछ नहीं बोलती और अचानक वहाँ से भागने लगती है और बोलती कि मेरे को सिर्फ अब मरना है। कमलेश ने सोचा कि ये खुद के साथ में कोई गलत हरकत ना कर ले, कोई गलत कदम ये ना उठा ले। तो कमलेश फटाफट उसके पीछे भागता है और उसको रोकता है और बोलता है कि आप ऐसा मत करो, आखिरकार आपके साथ ऐसा क्या हो गया है, मेरे को बताओ कम से कम। तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और उसको बोलते कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मेरे को मरना है, सिर्फ मेरे को कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ, मैं इस समाज से दूर जाना चाहती हूँ। कमलेश उसको कैसे न कैसे समझाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, आपको अपने घर पे नहीं जाना, पास में ही मेरा रूम है, आप मेरे रूम पे चलिए, अगर आपके साथ कोई दिक्कत चल रही है तो मैं उसका कोई सोल्यूशन आपका निकालूंगा, कम से कम आप मेरे रूम तक तो चलिए। तो लड़की कैसे न कैसे उसकी बात मानती है और कमलेश के साथ में उसके रूम पे चली जाती है। कमलेश उसको अपने रूम में जाके बैठाता है, उसको पानी पिलाता है और उसको बोलता है कि ऐसा क्या हो गया आपके साथ में, ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हो। तो वो लड़की फिर से रोने लग जाती है। उसको जैसे तैसे कमलेश फिर से चुप करवाता है और उसको बोलता है कि क्या हो गया, आपका क्या नाम है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम शर्मिला है। तो वो कमलेश बोलता है कि अच्छा, तो क्यों रो रही हो आप, क्यों परेशान हो और अपने घर पे क्यों नहीं जाना चाहती। तो शर्मिला बताती है कि मेरे माता पिता बचपन में ही मेरे को छोड़ के चले गए थे, उनका देहांत हो गया था। बचपन से ही मैं अपने चाचा के घर पे रहती हूँ, लेकिन मेरे जो चाचा और चाची हैं वो बहुत ही बेकार इंसान हैं। जब मैं बड़ी हुई तो उन लोगों ने एक बहुत ही बड़े उम्र के इंसान के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है जो शराब पीता है, और उस इंसान से मेरे चाचा और चाची मेरे बदले पैसे ले रहे हैं। एक तरीके से वो मेरे को बेच रहे हैं, लेकिन वो इंसान मेरे को पसंद नहीं है। जब मैंने मेरे चाचा और चाची को बोला कि मेरे को इस इंसान से शादी नहीं करनी है, तो मेरे चाचा चाची ने मेरे को बहुत ज़्यादा पीटा, मेरे को मारा। रात को मैं मौका देख के मेरे घर से भाग आई हूँ, अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी। तो कमलेश उसको शांत करता है कि ठीक है, आप मत जाना, आप यहीं पे रहो, जितने दिन आपका मन लगे यहाँ पे रहो। फिर कमलेश वहाँ से उठता है और कुछ खाना पीना वहाँ पे बनाता है। तो कमलेश का रूम बता दूँ, कमलेश का एक रूम था छोटा सा, जिसके अटैच में ही एक छोटा सा किचन था। तो कमलेश वहाँ पे खाना पीना बनाता है, उस लड़की के सामने ला के रखता है और बोलता है कि आप एक काम करो, खाना खा लो, उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो उस लड़की को वो खाना खिलाता है। लड़की खाना खाते खाते कमलेश की तरफ देख रही थी और कमलेश ने हमें बताया कि लड़की भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, क्यूट सी लड़की थी, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि सच में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैसे ही खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते
वो लड़की कमलेश से बोलती है कि सुनिए, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो कमलेश बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? तो वो लड़की बोलती है कि एक अकेली लड़की वहाँ पे ऐसी जगह पे अकेली खड़ी थी, अगर कोई और लड़का होता आपके अलावा तो शायद वो मेरा फ़ायदा उठाता, मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता, लेकिन आपने मेरी जान बचाने की कोशिश की है। मैं खुदकुशी करने जा रही थी, आप मेरे को वहाँ से लेके आए हो। अभी तक मेरे को आपको ऐसा देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आपका कोई गलत इंटेंशन है या कुछ गलत भावना आपके अंदर मेरे लिए है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो कमलेश उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो लड़की बोलती है, अगर मैं आपको कुछ और बोलूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होगे? तो कमलेश बोलता है कि नहीं नहीं, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हो आप? वो लड़की बोलती है कि मेरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरे को ऐसा ही इंसान चाहिए था जो एक साफ दिल का इंसान हो, जो किसी को समझे, किसी की मदद करे, और वो इंसान मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे से शादी करना चाहते हो? तो कमलेश ये सुन के वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता, शादी? तो शर्मिला बोली, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगी आपको? तो कमलेश बोलता कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी और मेरी बहन है। मैं बहुत सी गरीब सी फैमिली से हूँ और शहर में मैं एक जॉब के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा घर खर्चा चलाने वाला भी कोई नहीं है। मेरी छोटी बहन की मेरे को शादी करनी है, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। पिछले 15-20 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। तो उधर से वो लड़की बोलती कि बस इतनी सी बात है, आप घबराइए मत, आप आराम से बैठ जाइए। जॉब की बात है ना, मेरी बहुत सी फ्रेंड सर्कल है मेरा इस शहर में, जिनको मैं किसी को भी बोल दूँगी तो आपको वो जॉब दिला देंगी। तो कमलेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से कि यार इतने दिन मैं परेशान चल रहा हूँ और ये लड़की मेरे को जॉब दिला देगी, इससे अच्छा तो होगा ही क्या, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर वो लड़की बोलती कि अब बताइए, क्या आप मेरे से शादी करना चाहोगे? तो कमलेश बोलता कि हाँ हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और वैसे भी जॉब मिल जाएगी तो शायद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद में वो थोड़ा खाना पीना अपना कंप्लीट करते हैं। खाना पीना खाने के बाद में कमलेश उस लड़की से बोलता है कि आप एक काम कीजिए, कमरे के अंदर जो बेड लगा है, मतलब एक चारपाई जैसी बनी हुई थी लोहे की, जिस पे एक प्लाईवुड था, उसके ऊपर एक गद्दा डला हुआ था। तो कमलेश बोलता है कि आप उस बेड पे जाके सो जाइए और मैं नीचे गद्दा डाल के सो जाऊंगा। तो शर्मिला बोलती है कि आप नीचे क्यों सोओगे, आपका तो रूम है, और दूसरी चीज़ अब हम पराए थोड़ी हैं, हमारी तो शादी होने वाली है। मानते हैं अभी हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन हमने डिसीजन तो बना लिया है, हमें शादी करनी है। अच्छा समय आएगा तो हम शादी भी कर लेंगे, लेकिन हम एक साथ तो रह ही सकते हैं। तो कमलेश ने जब ये सुना तो उसने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं भी ऊपर सो जाऊंगा। तो वो दोनों ऊपर सो जाते हैं। थोड़ा समय वो निकलते हैं, थोड़ी आपस में वो बातें कर रहे थे। फिर अचानक से कमलेश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो लड़की उसको टच करने की कोशिश कर रही है, उसको बार बार कहीं कहीं उसके हाथ लगा रही है। कमलेश को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन अब लड़का तो लड़का है, फीलिंग्स तो उसके अंदर भी है। कमलेश ने उसको बोला कि आप क्या कर रहे हो? तो शर्मिला बोलती कि यार एक दूसरे के साथ में हैं, अकेले हैं, और हमारी शादी भी होने वाली है। मैंने तो आपको दिल से पति मान लिया है, आप मेरे को पत्नी मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कमलेश बोलता है, देखो पत्नी तो मैं भी तुम्हें मानता हूँ, लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई है ना, तो ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो शर्मिला बोलती कि जब एक साथ रह रहे हैं, पत्नी पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है, एक दूसरे के साथ तो हमें रहना ही है। ऐसे करके वो धीरे धीरे उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है और वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं, संभोग करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है। रिलेशन बनने के बाद में वो सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। तकरीबन सुबह 7 बजे के आसपास में कमलेश की आँख खुलती है। जैसे ही वो आँख खोलता है तो वो बेड के साइड में देखता है, वहाँ पे वो लड़की नहीं थी। वो तुरंत उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहाँ पे गई वो लड़की। वो खड़ा होता है, अपने रूम से बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है, घर के अंदर देखता है, कमरे के अंदर देखता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की अचानक से कहाँ पे चली गई, जो रात भर से मेरे साथ में थी, मेरे साथ शादी की बात की है, यहाँ तक कि मेरे साथ रिलेशन बनाया है, अचानक से वो लड़की कहाँ पे चली गई। फिर भी वो दिमाग से सोचता है कि शायद हो सकता है वो अपने चाचा के घर वापस चली गई हो। इतनी देर में कमलेश का फ़ोन रिंग करता है। जैसे वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ से उसकी बहन का कॉल आया हुआ था। तो वो बात करता है, उसकी बहन उससे पूछती कि भैया कोई जॉब वगैरह लगी या नहीं लगी आपकी? तो वो अपनी बहन से बोलता है कि बहुत ही जल्द लग जाएगी, अभी तक तो नहीं लगी है, लेकिन बहुत से इंटरव्यू मैंने दे रखे हैं और बहुत ही जल्द मेरी कोई ज्वाइनिंग आने वाली होगी, तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें पैसे भेजूँगा। तो ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है और नहा धोकर वो फिर से जॉब की तलाश में निकल जाता है।
वो पूरे दिन जॉब की तलाश करता है, लेकिन फिर से आज हमेशा की तरह कोई भी जॉब उसे नहीं मिलती है। वो शाम को थका हारा अपने घर में आता है। जैसे ही वो घर में एंटर करता है, उसको पिछली रात की सारी बातें याद आती हैं। कैसे वो लड़की उसके पास आई थी, उसके साथ वो सोया था, लेकिन वो अचानक से कहाँ चली गई। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाके वो लेट जाता है। बहुत ही ज़्यादा थक गया था, पूरे दिन वो जॉब की तलाश कर रहा था। थोड़ी देर वो लेटा ही हुआ था कि अचानक उसको एक आवाज़ आती है, जैसे बाहर कोई किचन में बर्तन बजा रहा है। वो ये सुन के फटाफट खड़ा होता है और किचन की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पे वही लड़की खाना बना रही है जो पिछली रात उसके साथ में थी, शर्मिला। वो फटाफट उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे? तो शर्मिला बोलते हैं कि यहाँ से क्या मतलब है, मैं तो कल रात से तुम्हारे साथ में हूँ। तो उधर से कमलेश बोलता है कि कल रात से, लेकिन सुबह जब मैं उठा था तो तुम यहाँ पे नहीं थी। उधर से वो लड़की बोलती कह रहे सुबह मेरी क्या है, जल्दी उठने की आदत है। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो तुम सोए हुए थे। मैंने सोचा रात को तुम लेट सोए तो तुम्हें क्या जगाऊं, इसलिए मैं खुद ही उठकर और बाहर घूमने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं घर के अंदर आई तो तुम घर से जा चुके थे। मैंने सोचा कि कहीं पे तुम गए होगे, तुम्हें कोई काम होगा, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करती रही। लेकिन तुम अब आए हो, तुम कहाँ पे चले गए थे? कमलेश बोलता कि मैं तो जॉब ढूंढने के लिए गया था। तो वो लड़की बोलती कि जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन कल रात को मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगी, तुम क्यों चक्कर लगा रहे हो? तो कमलेश भी सोचता है कि यार हो सकता है शायद ये घूमने के लिए गई होगी। वो भी उस चीज़ को इग्नोर करता है। फिर वो लड़की बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, तुम भी थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाओ और नहा धो के बाहर आ जाओ, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो ऐसा ही कमलेश करता है। कमलेश फ्रेश व्रेश होता है, थोड़ा नहा लेता है और फिर वो बाहर आता है। इतनी देर में शर्मिला ने खाना लगा दिया था। खाना पीना वो दोनों खाते हैं और थोड़ी बहुत आपस में बातें करते हैं और फिर से अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद में फिर से उन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। वो एक दूसरे के साथ संभोग क्रिया करते हैं और फिर से सो जाते हैं। दूसरे दिन कमलेश कहीं पे भी नहीं गया। जब वो सुबह उठा तो वो लड़की शर्मिला उसके पास में ही सोई हुई थी। अब कमलेश की ज़िंदगी में बहुत सा बदलाव आ गया था। अब उसने जॉब ढूंढना बंद कर दिया था। वो एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब से शर्मिला उसकी लाइफ में आई है, उसकी ज़िंदगी बदल गई है। उसका जो रूम है वो बंगला लगने लग गया था। बहुत ही साफ़ सुथरा वहाँ पे रहने लग गया था। बहुत ही सुगंधित माहौल उसके घर का हो गया था। उसके लिए अच्छा वो खाना बनाया करती थी। और उसके जाल में पता नहीं वो कैसा फंस गया। वो अब जॉब भी ढूंढने के लिए नहीं जाता था। उसके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लग गया था। बस उसको अब एक ही चीज़ दिखा करती थी, शर्मिला। वो उसके साथ में सिर्फ संभोग किया करता, दिन में रात में, और अच्छा खाना उसको वो बना के खिलाया करती। वो बहुत ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। वो सब कुछ सारी चीज़ें भूल चुका था कि कोई उसकी फैमिली है, उसकी माँ है, उसकी बहन है। उसको कुछ भी याद नहीं था। कोई भी दिमाग में उसकी टेंशन अब बची नहीं थी। इधर उसके घर वाले, जो उसकी मम्मी और जो उसकी बहन थी, वो पिछले कुछ दिनों से कमलेश के पास में फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन कमलेश को अपने फ़ोन का कोई अता पता नहीं। वो उनका कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। इस वजह से उसकी माँ को और उसकी बहन को चिंता होने लग जाती है कि हमारा भाई, हमारा बेटा पिछले 15 दिन से कॉल नहीं उठा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? जो लड़का डेली उनके पास में कॉल किया करता था, अभी तक उसको जॉब भी नहीं मिली, अपने गांव से दूर है, शहर में चला गया है, तो वो कॉल नहीं उठा रहा। तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई। कमलेश की जो माँ है वो उसकी बहन को बोलती कि बेटा एक काम कर, तो अपने भाई के पास में शहर जा, उसको देख, उसको कुछ हो तो नहीं गया है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो उसकी बहन भी बोलती है कि ठीक है माँ, तू चिंता मत कर, कल सुबह होते ही मैं शहर निकलूँगी। तो जैसे ही दूसरा दिन होता है, अब उसकी बहन को एड्रेस वगैरह सब पता था, क्योंकि जब वो उसका भाई कमलेश शहर में शिफ्ट हुआ था तो वो सारा एड्रेस वगैरह अपने घर वालों को उसने बता दिया था कि मेरे को इस कॉलोनी में यहाँ पे एक अच्छा रूम मिला है। तो उस एड्रेस को ढूंढते ढूंढते उसकी बहन उस शहर में पहुँचती है। वहाँ किसी ना किसी से पूछते पूछते वो उसके रूम तक पहुँच जाती है। और वो उस रूम के पास में पहुँचने के बाद में दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाजे से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो कई देर तक उसको नॉक करती रही, खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई भी उसको रिप्लाई नहीं मिल रहा था। करीबन 15 मिनट उसने रूम खटखटाया, फिर अचानक से रूम खुलता है। जैसे ही रूम खुलता है, कमलेश की बहन अंदर का नज़ारा देख के हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अंदर इतनी ज़ोर से बदबू आ रही थी, अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कोई गटर हो। इतनी ज़ोर से बदबू आ रही थी, वहाँ पे कोई जानवर भी नहीं रह सकता, इंसान तो क्या रहेगा। जैसे ही उसने अपने भाई कमलेश को देखा, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े बड़े बाल, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन से वो नहाया नहीं है।
जैसे ही कमलेश अपनी बहन को देखता है और बोलता है, अरे शीला तुम कब आई, आओ आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। शीला उसकी ये बात सुन के समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या बोल रहा है। शीला उसके बहन का नाम था, मैंने आपको बताया नहीं। उसकी बहन अंदर जाती है और अंदर का माहौल देखती है, बहुत ही ऐसा मतलब कचरा फैला हुआ है, बहुत ही अंदर बहुत बेकार बदबू आ रही है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरा भाई ऐसी जगह पे रहता है और ये खुद का कैसा हाल उसने बना रखा है। कमलेश शीला को बिठाता कि बैठो शीला, कैसी हो तुम, बताओ और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं और हमारे जीजाजी कैसे हैं। शीला उसकी ये बात सुन के कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, ये क्या बोले जा रहा है, बहकी बहकी कैसी बातें कर रहा है। कि अचानक से शीला की नज़र अंदर की तरफ पड़ती है। उसको पता नहीं ऐसा क्या दिखाई देता, वो तुरंत वहाँ से खड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है वहाँ पे, क्योंकि शीला गांव की रहने वाली थी। जैसा मैंने आपको बताया, छोटे से गांव में रहा करते थे, हरियाणा के एक छोटे से गांव में। तो उन चीज़ों को शायद उसको ऐसी चीज़ों के बारे में पता था। वो वहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और वो कमलेश से, अपने भाई से बोलती है कि भाई मैं तुमसे यहाँ पे कोई बात करने आई थी। तो कमलेश बोलता है कि हाँ हाँ बताओ क्या बात करने आई हो। तो शीला बताती है कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है, तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। ये सुन के कमलेश फटाफट वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है, क्या पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, चलो चलो फटाफट चलो, मेरे को पापा के पास में चलना है। तो वहाँ से शीला अपने भाई का जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो पैक वैक करवाती है और वहाँ से इसको बस में बैठा के वो अपने गांव में लाती है। जैसे ही ये लोग घर पे पहुँचते हैं तो कमलेश की माँ कमलेश को देखती है और बोलती है कि कमलेश तूने ये क्या हालत बना रखी है। तो कमलेश बोलता है कि वो सब छोड़ो, पापा कहाँ पे है, मेरे को पापा के पास में लेके चलो, उनकी तबीयत ख़राब है। तो इधर से शीला बोलते कि भाई पापा की मौत तो 3 महीने पहले हो चुकी है, तेरे को याद नहीं है। ये सुन के कमलेश शौक हो जाता है कि पापा की मौत कब हो गई, पापा कब ख़त्म हो गई, और वहाँ पे कमलेश बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। इधर कमलेश की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमलेश की माँ शीला से बोलते कि बेटा क्या हो गया, ऐसी कैसे बातें कर रहा है। तो शीला उनको बताती कि माँ जब मैं इनके रूम में पहुँची तो वहाँ पे इसका रूम इतना बहुत ही बेकार हो चुका था, इतनी बेकार बदबू वहाँ से आ रही थी कि उस कमरे में घुसा भी नहीं जा रहा था। इसने पता नहीं क्या हालत बना रखी है। लेकिन जब मैं रूम के अंदर गई तो वहाँ पे मुझे एक काला साया दिखाई दिया। मैं सारी चीज़ें वहाँ पे समझ गई कि इसके साथ में कुछ ना कुछ गलत वहाँ पे चल रहा है। इसको मैं जैसे तैसे करके वहाँ से इसको लेके आई हूँ, लेकिन इसका इलाज हमें करवाना पड़ेगा। तुरंत बाद में कमलेश की माँ, उन्हीं के गांव में एक ओझा रहा करते थे, वो उनके पास में जाती है और उनको अपने घर पे लेके आती है। वो ओझा इनके घर पे आते हैं और वो कमलेश को देखते हैं, फिर बोलते हैं इसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे वो कुछ अपना सेटअप वगैरह बनाते हैं, एक गोला सा बनाते हैं और उसके अंदर कमलेश को बिठाते हैं और वहाँ पे कुछ वो अपनी प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद में कमलेश थोड़ा सा वहाँ पे नॉर्मल होता है और अपने सेंसेस में आता है। सेंसेस में आने के बाद में वो ओझा बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत से बच के आए हो और तुम अपनी बहन का धन्यवाद करो कि सही टाइम पे तुम्हें वो ले आई। तो कमलेश बोलता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी बात क्या कहना चाहते हो आप। तो वो ओझा बताते हैं कि जो लड़की तुम्हारे साथ में पिछले दिनों से रह रही है वो कोई लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। याद करो तो तुम्हारे रूम के सामने एक गार्डन था, उसके अंदर एक पेड़ था, उस पेड़ में वो चुड़ैल रहती है और वो वहाँ पे कोई भी अगर उसको अकेला दिखता है वो उसको अपने जाल में फंसाती है, उसको अपना शिकार बनाती है, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती है। वो बहुत से लड़कों के साथ में ये सब कुछ कर चुकी है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी बहन वहाँ सही टाइम पे पहुँच गई और तुम्हें वहाँ से यहाँ पे ले आई, नहीं तो बहुत ही जल्द वो चुड़ैल तुम्हें भी अपने साथ में ले जाती। कमलेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर से उसकी बहन बोल रही थी कि इसके कमरे से इतनी बदबू आ रही थी, वो खुद भी अपनी हालत देख रहा था कि उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, उसके शरीर से बदबू आ रही है। लेकिन जब वो वहाँ पे था तो उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वहाँ पे उसका कमरा उसको बंगले जैसा दिखाई दे रहा था, साफ़ सफाई, बहुत ही मनमोहक खुशबू उसको वहाँ पे आया करती थी। उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर ओझा बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें कुछ ताबीज़ बांध रहा हूँ, याद रखना ये ताबीज़ ज़िंदगी में कभी भी तुम अपने शरीर से अलग मत करना। हो सकता है वो चुड़ैल ये ताबीज़ अगर तू दूर कर देगा तो तेरे पीछे यहाँ भी आ जाए और तुझको अपने साथ में ले जाए, और आज के बाद में तुम उस शहर में कभी भी भूल के भी मत जाना। कमलेश भी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से वो ओझा
चले जाते हैं। उसके बाद में कमलेश थोड़ा थोड़ा उस सदमे से बाहर निकलता है। उसके बाद में वो अपने गांव में खेती बाड़ी करता है और कहीं से अपने गांव में थोड़ी बहुत मजदूरी वगैरह करके वो अपना घर खर्चा चलाता है। धीरे धीरे उसके बहन की शादी हो जाती है और उसकी भी शादी हो जाती है, कमलेश की भी। उसके अब बच्चे हैं। कमलेश अभी तक ठीक है, वो अपने गाँव में ही काम करता है, अपने खेत में काम करता है और गाँव में ही मजदूरी वगैरह करता है। लेकिन जब भी आज कमलेश उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। कमलेश का कहना यह है कि अगर कोई भी इंसान किसी शहर में या कहीं पे भी जाता है, अगर कोई अनजान आदमी उसको मिलता है, कोई भी अनजान लड़की या अनजान लड़का, तो ऐसी गलती कोई भी ना करे जो कमलेश ने की है। ये मैसेज सभी के लिए है, आप सभी के लिए ऐसी चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसी स्टोरियाँ आपको सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई स्टोरी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मज़ेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारी दी गई ईमेल ID pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। और बहुत ही जल्द मैं अपना फेस कैम आप सभी लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।